हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने गेस पेपर 2 अपलोड किया था और आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा और हमें उम्मीद है कि आपने सॉल्व भी करना स्टार्ट कर दिया होगा, प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया होगा। मैं जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि जितने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हैं वो मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं ऐसा ही करने वाला हूँ कि न्यूमेरिकल वाले सारे क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा। ओके, तो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अपने दूसरे पेज पे चलते हैं। यह है सेक्शन बी। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ये कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ फोटोन ऑफ एनर्जी 1.98 इंटू 10⁻⁻20 जूल। प्लैंक्स कांस्टेंट दिया हुआ है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके, तो ये बताओ वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व कर रहा हूँ, सेक्शन बी। ठीक है, सेम पेपर है, गेस पेपर 2। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, वेवलेंथ निकालना है और वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला होता है लेमडा इक्वल टू एच सी अपॉन ई। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो आपको पता होगा एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है। ये होता है एच सी बाई लेमडा। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन ई। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा एच कितना लेना है आपको, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। और सी क्या होता है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड अपॉन एनर्जी दिया है 1.98 इंटू 10⁻⁻20 जूल। ठीक है, तो अब इससे हम करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो, 3 से कैंसिल होगा ये 1.98। 3 6 जा 18 होता है, फिर 1 बच गया, 1 8 3 6 जा 18, तो ये आ गया 0.66। अब 0.66 से ये कैंसिल हो जाएगा 6.6, 10 टाइम्स। तो ये आ गया लेमडा 10⁻⁻34 था, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया 10⁻⁻33। और फिर 8 माइनस कर दो, क्या हो गया 10⁻⁻25। और फिर 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी को ऐड कर दो, एक साथ लिखो। देखो 10, पहले तो पावर -34, फिर एक और 10 है +1, फिर 8 है +8, फिर नीचे से 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो प्लस, सॉरी 10⁻⁻20 ऊपर जाएगा तो +20 हो जाएगा पावर। अब ये देखो टोटल कितना आ रहा है, 20 + 8, 28 + 1 29 -34, तो ये जगह 10⁻⁻5 मीटर। तो लेमडा आ गया 10⁻⁻5 मीटर। आप इसे 10 इंटू 10⁻⁻6 मीटर भी लिख सकते हो। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये माइक्रोमीटर बन जाएगा।
मतलब आप इसे माइक्रोमीटर में भी लिख सकते हो, 10⁻⁻⁶ में कन्वर्ट करके। तो ये आ गया आंसर। अब एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें आप। लेमडा का फॉर्मूला Sc/E कहाँ से आया? एनर्जी के फॉर्मूला से। एनर्जी क्या होता है? Sc/λ। अब लेमडा का जो भी फॉर्मूला हमारे पास है उसमें वैल्यू पुट करेंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन है 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सी का वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸, और एनर्जी दिया है फोटोन का 1.98 × 10⁻⁻20। ठीक है। अब मैंने 3 से 1.98 को कैंसिल किया। चेक कर लीजिए सही किया या नहीं किया। ठीक है। ओके, तो ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं ग्रुप बी में एक ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं ग्रुप सी में। ग्रुप सी में देखो क्वेश्चन नंबर 11। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। The refractive index of the material of prism of 60 degree angle for yellow light is √2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है √2। एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है 60 डिग्री। ठीक है। कैलकुलेट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब मिनिमम डेविएशन के लिए फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन A/2। वैल्यूज पुट करते हैं। म्यू की वैल्यू √2 दिया है, मैंने √3 लिख दिया। √2 इक्वल्स टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस ए क्या लेना है हमें 60 डिग्री अपॉन 2 बाय साइन ए को क्या लिखना है 60 डिग्री अपॉन 2। तो देखिए ये आ गया साइन 60/2 क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिग्री अपॉन 2 बाय साइन 30 डिग्री। तो ये आ गया √2 इक्वल्स टू, नेक्स्ट स्टेप, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिग्री अपॉन 2 बाय साइन 30 होता है हाफ। तो √2 1/2 को लेफ्ट हैंड साइड लाइए। ये आ गया साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिग्री अपॉन 2। तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/√2 इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिग्री बाई 2 .
अब बताओ साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिग्री/2, साइन थीटा अगर 1/√2 है तो थीटा कितना होगा 45 डिग्री। तो डेल्टा मिनिमम साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है ना, तो डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिग्री/2 इक्वल्स टू क्या आएगा 45 डिग्री। अब 2 ले जाओ लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, तो डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या आ गया 90 डिग्री। तो फिर डेल्टा मिनिमम इक्वल्स टू आ गया 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 30 डिग्री आंसर। अब एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। क्वेश्चन था सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 11। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है प्रिज्म का √2, एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिग्री। फॉर्मूला यूज करना है आपको, म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। देखो अगर थिन प्रिज्म है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, लेकिन अगर थिन प्रिज्म नहीं है और मिनिमम डेविएशन हो रहा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। म्यू का वैल्यू √2 है, पुट कर दिए। साइन डेल्टा मिनिमम ए की वैल्यू पुट कर दिए, इसमें वैल्यू पुट करते जाओ। अब नीचे आ गया साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, 1/2 को लेफ्ट हैंड साइड ले गए 1/√2। अब 1/√2 होता है साइन 45 डिग्री, तो फिर जो एंगल है डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिग्री/2 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो डेल्टा मिनिमम प्लस 60 कितना आ गया 90, डेल्टा मिनिमम आ गया 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, ठीक है। फिर आता है हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। 600 picofarad, P मतलब pico, a 600 picofarad capacitor is charged by a 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? तो यहाँ पे पहले तो 600 पिको फैराड का कैपेसिटर है, इसे पहले चार्ज किया, 200 वोल्ट बैटरी सप्लाई बैटरी कनेक्ट करके, ठीक है। और फिर जब ये चार्ज हो गया तो कह रहा है डिस्कनेक्ट कर दिया सप्लाई से, मतलब बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया और एक दूसरा कैपेसिटर इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया। तो अब कहता है कि बताओ इस दौरान कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इस प्रोसेस में लॉस होगा। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। याद रखना 600 माइक्रोफैरड कैपेसिटर था और फिर इससे पहले चार्ज किया गया, फिर दूसरा जो कैपेसिटर कनेक्ट किया गया इसके साथ वो भी 600 पिकोफैरड ही था, ठीक है। तो 600 पिकोफैरड कैपेसिटर। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 12, क्वेश्चन नंबर 12 मैं सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले कितना है कैपेसिटर 600 पिकोफैरड, ठीक है। इसे कनेक्ट किया गया और सप्लाई कितना है वो है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। पॉजिटिव टर्मिनल ले लो या नेगेटिव ले लो, ये प्लस पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा, ये नेगेटिव प्लेट होगा, चार्ज हो गया मान लो क्यू। कैपेसिटेंस हमें पता है, तो अब ये बताओ कि Q इक्वल टू क्या होता है CV, ये फुल चार्ज होगा। C है 600 पिकोफैरड, पिकोफैरड, और ये है 200 वोल्ट V। तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और 0 10⁴ 40 हो जाएगा। पिको कुलम्ब, आप इसे चेंज कर लो, 12 इंटू 10⁴ इंटू पिको होता है 10⁻⁻12, कुलम्ब लिख लें। तो ये आ जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻12
-8 कूलम। ठीक है, ये चार्ज हो गया फुल चार्ज। एक और बात, एनर्जी क्या होगा इनिशियली, तो यू इनिशियल लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है एनर्जी के लिए। तो हाफ सी कितना है, तो ये है 600 पिको फेरेड। 600 इंटू पिको है तो 10⁻⁻12। वी स्क्वायर तो 200 वोल्ट सप्लाई था। ठीक है, तो 200 स्क्वायर करेंगे। क्योंकि हमें लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है, तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल। अब इसे कैंसिल कर देते हैं, ये आ गया 300, 2 3 जा 6 हो गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 300 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 200 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 इंटू 10⁻, देखो 3 पे भी 2 जीरो है तो 10⁻⁻12 है, और ये जगह 10⁻6, तो ये आ गया 12 इंटू 10⁻⁻6 जूल। अब कह रहा है कि कैपेसिटर डिस्कनेक्ट कर दिया गया, मतलब सप्लाई से कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करके एक दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, कर दिए। ये प्लस है, ये माइनस है, ये भी प्लस, ये माइनस। अब देखो इसका कैपेसिटेंस सी, दूसरे का भी सी, दोनों तो सेम कैपेसिटेंस दिया 600 पिको फैरेड। चार्ज, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा आपस में, कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले निकालेंगे कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा। तो V इक्वल टू हो जाएगा Q बाय C प्लस सी, क्योंकि पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 2C। ठीक है, चार्ज याद रखना, चार्ज कंजर्व्ड क्वांटिटी है, चार्ज चेंज नहीं हुआ, टोटल चार्ज उतना ही रहेगा। तो टोटल चार्ज कितना था, 12 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। तो ये आ गया 12 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 2 इंटू, ये कितना था 600 पिको फैरेड, तो 600 इंटू 10⁻⁻, कितना भाई 12। ठीक है, अब ये कैंसिल करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 से ये गया 6 हो गया, और 6 से ये 600 कैंसिल करें 100 हो गया। अब ये 10⁻⁻2 है, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻12 और 10⁻2, 10⁻10 हो गया। ठीक है, तो नीचे हो गया 10⁻⁻10, ऊपर जाएगा तो ये +10, तो ऊपर -8 पहले से है तो 10⁻2, मतलब ये हो गया 100 वोल्ट। ये भी निकाल लिया हमने। अब निकालेंगे यू फाइनल। अब यू फाइनल हाफ, तो सी लोगे नहीं। अब तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2C है पैरेलल में, इनटू वी स्क्वायर, तो वी को वी डैश लिख दे रहे हैं, वी डैश लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या वी डैश स्क्वायर। सी फॉर्मूला वही लगाए, हाफ सी वी स्क्वायर, यहाँ पर सी इक्विवेलेंट लेना है आपको, तो हो गया हाफ 2C 600, ठीक है, इनटू 10⁻⁻12 पिको फैरेड था, इनटू वी डैश स्क्वायर, मतलब 100 का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया।
अब ये हो गया 600 इंटू 10⁻² माइनस 12 इंटू ये 10⁻² का स्क्वायर 10⁻4 हो गया। तो ये कितना आ गया 600 इंटू 10⁻−8। और देखो 600 भी है ना, तो ठीक है, एक स्टेप और लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। ये आ गया 6 इंटू 10⁻−6 जूल। ठीक है, तो ये आ गया फाइनल एनर्जी। और इनिशियल क्या है 12 इंटू 10⁻−6 जूल। तो लॉस क्या हुआ, तो लॉस हो रहा है मतलब इनिशियल ज्यादा होगा फाइनल से, और वो ऐसा आ रहा है सॉल्व करके। तो डेल्टा यू लॉस क्या होगा, यू फाइनल, सॉरी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल कितना है 12 इंटू 10⁻−6 जूल। 12 इंटू 10⁻−6 माइनस 6 इंटू 10⁻−6 जूल। तो आंसर आ गया 6 इंटू 10⁻−6 जूल। समझ गए, आंसर आ गया। एक बार चेक कर लो वैल्यू। 600 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर था, उसे चार्ज कर दिया गया, 200 वोल्ट सप्लाई किया गया, और 200 वोल्ट सप्लाई करने के बाद फिर एक अनचार्ज कैपेसिटर उसके साथ कनेक्ट कर दिया। बोल रहा है कितना एनर्जी लॉस होगा। अनचार्ज कैपेसिटर का भी कैपेसिटेंस उतना ही है। तो पहले हम क्या किए, चार्ज निकाल लिए। चार्ज आ गया 12 इंटू 10⁻−8 कूलम। फिर इनिशियल जो एनर्जी था हाफ CV² से निकाल ली। चार्ज निकालने का वजह ये था कि चार्ज जो है वो कंजर्व रहेगा। अभी दो कैपेसिटर आ गया तो दोनों आपस में चार्ज को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कराएगा। कॉमन पोटेंशियल निकाल लिए दोनों का, Q/2C। 2C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, चार्ज उतना हिलना है क्योंकि चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल आ गया 100 वोल्ट। तो फाइनल पोटेंशियल को लेकर के और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, हम फाइनल एनर्जी निकाल लिए, हाफ CV² लगाया फॉर्मूला, लेकिन C/2C होगा और पोटेंशियल 100 वोल्ट होगा। सॉल्व किए तो फाइनल एनर्जी आ गया हमारा 6 इंटू 10⁻−6 जूल। डिफरेंस जो आया वही लॉस हो गया। तो लॉस आया 6 इंटू 10⁻6 जूल। क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं और कौन सा न्यूमेरिकल है। 13 नंबर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। खुद करना है। राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल, ये भी खुद करना है आपको। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस पैटर्न इज 1:4। फाइंड आई मैक्सिमम एंड आई मिनिमम। ये अलग अलग निकालना है, जबकि हमें मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड दिया हुआ है इंटरफेरेंस में। ठीक है, इसका रेशियो हमें पता है। चलो इसे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस इज 1:4। और नहीं, एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया है और हमें निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी। रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड 1:4। ठीक है, तो देखो एम्पलीट्यूड A1 अपॉन A2 ये दिया है 1:4। ठीक है, कॉमन फैक्टर ले लेते हैं स्मॉल a। ठीक है, अब बताइए कि अगर हमें A1 निकालना है, A1 क्या होगा, A1 होगा A2/4।
चलो कॉमन फैक्टर हटा दो, ये और प्रॉब्लम ही करेगा। और अगर A2 निकालना है, A2 क्या होगा, तो ये होगा 4A1। हमें कहा गया कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताओ। देखो, आई मैक्सिमम जो है, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, ये हमें कैलकुलेट करना है। आई मैक्सिमम होता है A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शनल। ठीक है। और आई मिनिमम जो होता है, ये होता है A1 माइनस A2 होल स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शनल। ठीक है। मैक्सिमम कब होगा, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। इंटेंसिटी मिनिमम कब होगा, जब एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, क्योंकि इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड की स्क्वायर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। ठीक है। तो अगर हमें रेशियो की बात की जा रही है तो फिर डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। समझ गए। तो न्यूमरेटर में हम A1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस A2 बाय A1, इसका होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी A1 कॉमन ले लेते हैं, अगर A1 कॉमन लेंगे आप, जस्ट वेट, अगर डिनोमिनेटर में भी A1 कॉमन ले लें, तो ये आएगा 1 माइनस A1 बाय A2, इसका होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दे, A1 तो कैंसिल हो गया, अब ये आ गया 1 प्लस A2 बाय A1 क्या होगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन 1 माइनस A1 बाई A2 तो 1 बाय 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, तो ऊपर हो गया 25 और नीचे आ गया 9/16, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 16/9, तो ये आ गया 400/9, ये रेशियो आया 400:9। आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, ये आंसर आया। ओके, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें। पहले तो ये देखो कि रेशियो क्या दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस पैटर्न इज 1:4, फाइंड आई मैक्सिमम टू आई मिनिमम, मतलब रेशियो निकालना है। तो देखिए, A1 बाई A2 1/4 दिया है, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम जो है, मैंने लिखा A1 प्लस A2 होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। ठीक है।
तो A1 कॉमन लिया तो ये हो गया 1 + A2/A1 होल स्क्वायर, और नीचे आया A1 कॉमन फिर डिनोमिनेटर में, तो यह A1 - A1/A2 होल स्क्वायर। ओके, इसमें एक मिस्टेक हो गया है, जस्ट वेट, यहाँ हो गया है एक मिस्टेक, तो ये गलती हो गया, इसे सही कर लेते हैं। देखिए, A1 कॉमन लिए थे तो यहाँ भी A2/A1 ही होगा, मैंने गलती से A1/A2 लिख दिया था। ठीक है, तो ये आ गया 1 + 4 इसका स्क्वायर, A2/A1 4 हो गया, और नीचे आ जाएगा 1 - 4 का होल स्क्वायर, तो ये होगा 5² -3², तो ये होगा 25/9, ये आंसर है। ठीक है, क्लियर, 25/9 होगा आंसर, सही आंसर। I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कोई न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए ये भी न्यूमेरिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, two equal charges are separated by a distance of 2 meter in free space। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। Calculate the magnitude of charges so that force between them is equal to weight of a 20 kg child। मतलब बताओ चार्ज कितना होगा कि उन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, सेम चार्ज है। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार फिर से देख लें। 16 नहीं, ये 17 है। 16 में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लूप लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, सेकंड लॉ को डिफाइन करना है। लूप लॉ कौन सा है? केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्वेश्चन नंबर 17 है ये। ठीक है, दो इक्वल चार्ज है, दोनों को 2 मीटर की डिस्टेंस पे वैक्यूम में रखा गया है। तो बताओ कि चार्जेस की मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए कि उसके बीच जो फोर्स है वो फोर्स 20 केजी के चाइल्ड के वेट के इक्वल होगा। ठीक है, तो आइए इसी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। टू चार्ज पार्टिकल्स, ये जो दो चार्ज है, मान लें कि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो Q है, और इसके बीच डिस्टेंस है R, और R गिवन है, कितना है? 2 मीटर। तो चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वेट ऑफ चाइल्ड के इक्वल होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? तो K इंटू Q1 Q2 मतलब Q² अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो वेट क्या होगा? ये mg होगा। K की वैल्यू 9 इंटू फ्री स्पेस में 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q², याद रहे Q हमें निकालना है, और डिस्टेंस स्क्वायर तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। मास है 20 kg, और जी की वैल्यू कितना ले लें? जी की वैल्यू क्या लिया जाए?
नहीं दिया है 10 तो 9.8 लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। 9.8, अब ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 196 इंटू 2 स्क्वायर 4। नेक्स्ट स्टेप क्यू स्क्वायर क्या आएगा, तो आ जाएगा 196 इंटू 4 अपॉन 9 इंटू 10⁻9। तो क्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 196 इंटू 4 अपॉन 9 इंटू 10⁻9। क्या अगर हम इसे 10 लेते तो रूट आ जाता? नहीं आ रहा है फिर भी, चलो कोई नहीं, एक बार चेक कर लो सब ठीक है। 196, ठीक है, 98 टू जा, क्योंकि जीरो था तो पॉइंट हट गया, 2 का स्क्वायर किए 4 आ गया, तो 196 इंटू 4 अपॉन 9 इंटू 10⁻9, क्यू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 196 इंटू 4 अपॉन 9 इंटू 10⁻9। तो 96, 196 का होता है 14, 4 का होता है 2, 9 का होगा 3, अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 का क्या कर सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 4 इंटू रूट 10 लिख सकते हैं। यही कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये हो गया 28 अपॉन 3 और रूट 10 का वैल्यू करीब करीब 3.14 होता है, ठीक है। इसे थोड़ा और कर सकते हैं, देखो ऊपर कर लो आप रूट 10, तो नीचे रूट 10 इंटू रूट 10 करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10⁻5 हो जाएगा। तो अब हमें मल्टीप्लाई करना है 28 रूट 10 को, ठीक है। तो 28 इंटू अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 इंटू 28, तो ये आएगा 88.54, ये आएगा 88 इंटू 544 अपॉन 3 और 10⁻5 ऊपर ले जाओ, तो जगह 10⁻−5। अब इसमें अगर हम डिवाइड कर दें 3 से, तो ये हो जाएगा 29.5 इंटू 10⁻−5, इतना कूलम। मतलब हम इसे लिख सकते हैं 0.295 इंटू 10⁻−5 कूलम, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2.95 इंटू 10⁻−4 कूलम, कैसे भी लिख लो। मतलब अप्रोक्सीमेट अगर राउंड ऑफ करें तो ये 2.9 को 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस वाले आंसर तो है नहीं है, आपको आंसर कैलकुलेट करके दिखाना है, तो बस ये करेक्ट आंसर है, लिख लीजिए।
एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें इसका भी। देखो दो चार्ज था, कहा कि दोनों का मैग्नीट्यूड बताओ क्या होगा, कि इसके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो एक चाइल्ड जो कि 20 kg का है उसके वेट को बैलेंस करेगा, उसके वेट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला पता ही है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, वही फॉर्मूला यूज किया। फ्री स्पेस में के का वैल्यू भी पता है आपको, वैल्यू 2 × 10⁹ होता है ऐसा है मीट में। जी मैंने 9.8 ले लिया। अब ये सॉल्व किया, 20 × 9.8 196 × 4 आ गया, 4 इधर से आया, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो गया राइट हैंड साइड में आकर, क्यू स्क्वायर आ गया, क्यू निकाल लिए। और बस बाकी तो कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे, है ना, कि ये सही है कि सही नहीं है। मैंने तो एक बार चेक कर लिया है, एक बार आप भी कर लीजिएगा। तो ये फाइनल आंसर आया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, और कोई न्यूमेरिकल देखते हैं कि नहीं? सारा हो गया न्यूमेरिकल्स, ठीक है। बाकी तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं, ठीक है। अब इसमें जो देखो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसमें अगर मुझे लगेगा कि कोई क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके देना चाहिए तो मैं वो भी नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सारे हो गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे हो गए। ग्रुप ए कंप्लीट, ग्रुप बी कंप्लीट न्यूमेरिकल, ग्रुप सी कंप्लीट न्यूमेरिकल, ग्रुप डी में कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं, ठीक है। तो आप इतना कंप्लीट कर लें सेकंड गेस पेपर में आज का जो लेक्चर है। ओके, थैंक